अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं खरी बात लुकमान के साथ। मेरा नाम मुबशर लुकमान है। पीर से जुमेरात दुनिया न्यूज़ आपके लिए लेके आता है एक नया प्रोग्राम नए मौजू के साथ। आज का ये जो प्रोग्राम है ना, मैं इंतहाई दुख के साथ कर रहा हूँ। और दुख इसलिए कि जब आपको कभी उम्मीदें होती हैं किसी से, जब आपकी किसी पे आस होती है, जब आपको लगता है कि शायद हमारी ऐसी क़यादत आ गई है कि हमारे दिन फिर जाएंगे या फिर सकते हैं, और फिर ऐसा ना हो और उसमें बाकायदा लूप होल्स आपको नज़र आएँ, उसमें आपको ग्रे एरियाज़ नज़र आएँ, तो इंसान ना सिर्फ शर्मसार होता है बल्कि उसको दुख भी होता है। और कुछ ऐसा ही हाल आज के प्रोग्राम में शायद आपको भी हो। मैं आपको एक बात बताता चलूं कि करप्शन के बड़े तरीके होते हैं। एक बड़ा फेवरेट तरीका इस वक्त जो नज़र आ रहा है करप्शन का, मैं आपको आम अल्फाज में समझाता हूँ, फिर आज का प्रोग्राम जब मैं करूँगा तो आपको बाकायदा उसकी तफसील समझ आएगी। कि मैं फ़र्ज़ करें एक वज़ीर हूँ और मैंने अपनी एक मनपसंद ठेकेदार को एक सड़क बनाने का ठेका दे दिया, और मैंने उसे कहा कि ये सड़क की कॉस्ट क्या है। उसने कहा कि जी 100 रुपया इसकी कॉस्ट है। अब जो भी कंपनी उसके अंदर टेंडर देंगी या उसमें पार्टिसिपेट करेंगी उसके बनाने के लिए, तो वो 115-120 रुपए का टेंडर आएगा, क्योंकि 15%, 20%, 25% जो भी एक कंपनी का अपना रिक्वायर्ड क्वेश्चन है वो उसमें रखेंगे। लेकिन अब मेरी एक कंपनी आके जो मैंने फ्लोट की हुई है या मेरे किसी दोस्त की है, तो वो क्या करेगी कि 100 रुपए की कीमत की जो सड़क बननी है उसका ठेका 95 रुपए जमा कराएगी। अब 95 रुपए उसने जमा कराया, और क्योंकि सबसे कम है वो और उसकी कीमत सबसे कम है, तो उसके बाद वो टेंडर उसको मिल गया। मैं उसकी बात नहीं कर रहा कि सिंगल सोर्स टेंडर है, वो तो एक डिफरेंट चीज़ है, लेकिन मुख्तलिफ कंपनियों में से उसको एक टेंडर मिल गया। अब जबकि कॉस्ट ही उसकी 100 रुपया, मिनिमम 100 रुपया आनी है, जो कि कंसल्टेंट्स ने एवेल्यूएट किया हुआ है या उसका तखमीना लगाया हुआ है। होता क्या है, 4 महीने उसके ऊपर काम होता है, बड़ा ज़ोर शोर से काम होता है, और उसके बाद सडनली वो काम स्लो हो जाता है, सुस्त हो जाता है, फिर रुक जाता है। और उसकी कई वजूहात बताई जाती हैं कि जी यहाँ पे सुई गैस की लाइन गुजरनी है, जी उनको हमने कहा है, ख़त लिखा है, तो उन्होंने सुई गैस की लाइन अभी चेंज करनी है, यहाँ से पानी का जा रही है, यहाँ से सीवरेज की जानी है, या यहाँ पे तारें पड़ी हुई हैं वापडा की या लेस्को की, उन्होंने तारी नहीं, टेलीफोन वालों ने अभी तार नहीं अपनी रिप्लेस की, यहाँ से उसको उन्होंने सड़क की दूसरी साइड पे करना था। गर्ज के उसमें 5-7 महीने डिले कर दी जाती है। उसके बाद वो ठेकेदार दोबारा ख़त लिखता है उस मुतल्लिका मिनिस्ट्री को या उस इदारे को, और उसको कहता है कि जी जनाब इज़्ज़त माप साहब, बात यह है कि 6 महीने प्रोजेक्ट लेट हो गया है, मटेरियल की कॉस्ट बड़ी ऊपर चली गई है, मजदूर की कॉस्ट ऊपर चली गई है, ठेकेदार की कॉस्ट ऊपर चली गई है, राज की कॉस्ट ऊपर चली गई है, बराए मेहरबानी अब इसकी कॉस्ट ये होगी। और वो 180 रुपए की कॉस्ट उसमें मजीद ऐड कर देता है, और उसी प्रोजेक्ट को जो कि 110 रुपए का होना था या 115 रुपए का होना था, फिर 180 रुपए की सैंक्शन मिल जाती है। और ये वो मनपसंद तरीका है जिसके ऊपर कानून भी कुछ नहीं कह सकता, जिसके ऊपर नैब भी नहीं पकड़ती, और जिसके ऊपर कोई उंगलियां भी नहीं उठाता, बल्कि एंड में सारे ये कहते हैं ओहो बड़ा काम किया, बड़ी कारगुजारी हुई, बीच में 2 लोग सस्पेंड भी हो गए, किसी एक की बेइज्जती भी हो गई, दौरे भी हो गए, तस्वीरें भी आ गईं, और देखें जी कितनी जल्दी जल्दी ये काम कर दिया। मासूम लोगों को ये नहीं पता चला कि उनकी जेबों से और कौम का कितना कीमती सरमाया उसके ऊपर लग गया। आज का ये जो प्रोग्राम मैंने करना था, इसकी एक बड़ी इसके पीछे थोड़ी सी एक हिस्ट्री है इस प्रोग्राम की। यानी आज मैंने ये सोचा था कि यहाँ पे 1 नहीं 2 नहीं 6 लोगों को बुलाऊंगा, 6 लोगों का जिनका एक ही जमात से ताल्लुक है। मैं आपको नाम बताता हूँ उनके। हमने आज ट्राई किया परवेज़ मलिक साहब को, हमने ट्राई किया शेख रुहेल असगर साहब को, हमने ट्राई किया डॉक्टर सईद लाई को, हमने ट्राई किया फरादीबा साहिबा को, हमने ट्राई किया मियाँ मरहूब अहमद को, और एंड में हमें कहा गया कि सिर्फ नसीर अहमद भुट्टा साहब आएंगे, और वो अब मुझे पता चला है कि इस्लामाबाद में स्टूडियोज़ के अंदर पहुंच गए हैं। वरना होना यह था कि हमने 6 के 6 एक ही जमात के लोग रखने थे, क्योंकि मैं आज ये पता करना चाहता हूँ कि चले जी पीपल्स पार्टी से तो हमें उम्मीद ही नहीं, वो तो कर ही नहीं सकते थे अच्छा काम, लेकिन मियाँ शहबाज शरीफ को इस दफ़ा क्या हो गया, वो क्यों नहीं इस दफ़ा अच्छा कर रहे, क्योंकि लोगों की तो बड़ी उम्मीदें उनसे या थी, कम अज़ कम लोगों के लिए तो वो बड़े अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर के नाम पे जाने जाते थे। और मैं ऐसे भी लोगों को जानता हूँ, ना सिर्फ उनके वोटर्स, ना सिर्फ उनके सपोर्टर्स, बल्कि बिल्कुल न्यूट्रल लोग, कि जो कहते थे कि शुक्र है
नवाज लीग की हुकूमत आई, मियाँ शहबाज शरीफ वज़ीर आला बनेंगे तो ये ब्यूरोक्रेसी के अंदर जो नासूर हैं ये दूर हो जाएंगे, ये जितने हमारे ग्रे एरियाज़ हैं, करप्शन है, ये सब कुछ ख़त्म हो जाएगी। लेकिन पिछले 3 साल में वो बतदरीज जो है एक उसने अजीब किस्म की सीढ़ियाँ क्लाइंब कर ली। मैं आपको एक प्रोजेक्ट दिखाता हूँ, ये बड़ी मुश्किल से आज हमने निकाली है, और अगर ये पता चल गया कि किसने निकाली है तो हो सकता है हुकूमत पंजाब में किसी एक आदमी की नौकरी चली जाए। ये एक अर्बन रीजनरेशन है प्लान, गुलबर्ग, जेल रोड, माल रोड और उसके मुल्हिका रेजिडेंशियल एरियाज का, और उसके ऊपर एक ये थर्ड पार्टी रिपोर्ट है। ये थर्ड पार्टी रिपोर्ट जो है ये बताती है कि जनाब ये जो ठेका दिया था हुकूमत पंजाब ने, टीपा ने, वज़ीर आला की यानी सरबराही में, और वज़ीर आला ने इसको अप्रूव किया था, उसमें कितने मसाइल हैं। जो ठेका तकरीबन 5 करोड़ 50 लाख रुपए का होना था, इवेंचुअली वो 28.5 करोड़ में तो वो ठेका गया, और उसके ऊपर जो तकरीबन 100-150 करोड़ की रफली यानी प्रोजेक्ट्स और निकल रहे थे, वो किसी ने उसके ऊपर नजरसानी नहीं की, देखा नहीं, उसको एवेल्युएट नहीं किया कि इसके अंदर क्या है। ये जो रिपोर्ट है थर्ड पार्टी रिपोर्ट, जिसको शेल्फ कर दिया गया, और जो ओरिजिनल कंपनी है जिसके ऊपर सवालिया निशानात बड़े उठे कि ये कंपनी कर भी सकती थी कि ये नहीं कर सकती थी, ये सिंगल पार्टी क्यों थी, ऐसे प्रोजेक्ट जो है वो सिंगल पार्टी सोर्स नहीं होता, ऐसा क्यों हुआ जबकि इस कंपनी का कोई बैकग्राउंड नहीं था ऐसा। फिर भी यानी उसको पूरी पेमेंट्स हो गई, सब कुछ हो गया, और प्रोजेक्ट इस वक्त पता नहीं किस मरहले में है। ये एक उसमें खत था जो आबिद अली बोदला साहब को लिखा गया, जो मेंबर है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के, प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर हैं पीएनडी डिपार्टमेंट के, प्लानिंग एंड डेवलपमेंट, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के, और ये लिखा गया 29 नवंबर 2010 को। और उसमें लिखने वालों ने बिल्कुल क्लियरली लिखा और नीचे अपनी रिपोर्ट में कि ये जो कॉन्ट्रैक्ट गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने दिया था, इसमें इंतहाई, मैं उनके वर्ड्स आपको पढ़ के सुना देता हूं, देयर आर गैप्स and inconsistencies in the personnel mentioned in the financial proposal। और उसके बाद उन्होंने पूरा आगे लिखा, उन्होंने कहा एग्रीमेंट जो किया पंजाब हुकूमत ने इस कॉन्ट्रैक्टर के साथ, उसमें भी बड़ी सीरियस गैप्स हैं, बड़ी सीरियस डेफिशिएंसीज हैं, और उसमें जो डिलीवरेबल्स हैं उसमें बिल्कुल यानी एम्बिग्विटीज हैं बेइंतहा, और खामखा के पैसे दिए जा रहे हैं इस ठेकेदार को, और करोड़ रुपया उसको दे दिया गया है, जबकि ये बड़ा छोटे से लेवल का काम था। और मजे की बात क्या है, ये कंपनी कौन सी है, मैं आपको इस कंपनी का नाम बताता हूं, और फिर आपको बड़ा अच्छा लगेगा जब मैं आपको बताऊंगा कि इसका चीफ एग्जीक्यूटिव कौन है। ओहो, इस ये कॉन्ट्रैक्ट यानी इनिशिएट हुआ मेसर्स अल इमाम एंटरप्राइजेस के नाम पे। मेसर्स अल इमाम एंटरप्राइजेस जो एक स्मॉल साइज कंपनी है, जिनकी वेबसाइट तो ये बड़े दावे करती है कि उन्होंने बहुत अर्बन रीजनरेशन के प्रोजेक्ट्स किए, ये किए, और अपनी बल्कि एक डायरेक्टर के मुतालिक उन्होंने ये कहा कि इन्होंने पता नहीं मलेशिया में और कहाँ कौन कौन से प्रोजेक्ट्स की स्टडीज़ में किए, लेकिन जब उनकी हमने वेबसाइट्स पे जाके चेक किया तो वहाँ पे हमें उनके नाम की फ़िलहाल कोई एविडेंस नहीं मिला, कोई प्रूफ नहीं मिला। यानी मेरा जो दिल करता है, मैं आज आपको कहूँ मैं डॉक्टर हूँ, मैं इंजीनियर हूँ, मैं आर्किटेक्ट हूँ, मैं शुगर का इलाज करता हूँ, मैं गुर्दों का, पथरी का, इनका सबका इलाज करता हूँ, और आप मान लें मेरी बात, भाई कोई डिग्री, कोई क्वालिफिकेशन, कोई वर्क एक्सपीरियंस, तुमने कहाँ पे ट्रेनिंग की, कहाँ पे हाउस जॉब किया, कहाँ पे फलां किया, वो एविडेंस नहीं, वो किसी को ज़रूरत नहीं, क्योंकि हमारा अपना पैसा तो था नहीं, ये तो टैक्स पेयर का पैसा, किसी को इतनी दर्द क्या होनी इसमें। मैं आपको बड़ी जल्दी जल्दी बता रहा हूं एक चीज कि ये जब आ गई रिपोर्ट, उसके ऊपर इतनी इनकंसिस्टेंसी और इरेगुलरिटीज और सब कुछ साबित हो गया, तो हुकूमत पंजाब ने क्या किया इसके बारे में आप सोच सकते हैं। हुकूमत पंजाब ने बंद कर दिया इसको, यानी इस रिपोर्ट को बंद कर दिया, इस रिपोर्ट के ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया गया। और मेसर्स अल इमाम एंटरप्राइजेस के साथ क्या हुआ, मेसर्स अल इमाम एंटरप्राइजेस के साथ ये हुआ कि उनसे एक ये भी कॉन्ट्रैक्ट किया गया कि आने वाले दिनों में गुलबर्ग, माल,
MM आलम रोड, लिबर्टी, ये पूरा इलाका जिसकी उन्होंने एक वो करनी थी जो उनके एरिया से मुंसलिक था, उसके जितने भी ठेके हैं, चाहे वो सीवरेज के हों, चाहे पाइपिंग के हों, चाहे सड़कों के हों, चाहे पुली के हों, चाहे लाइनें बिछाने के हों, वो सारे के सारे मेसर्स अल इमाम एंटरप्राइजेस को दिए जाएंगे। आई एम श्योर अल्लाह ताला तो ये सब कुछ देख रहा है ऊपर बैठ के, लेकिन क्या आप और हम भी देख रहे हैं? जब हम एक ब्रेक से आएंगे तो नसीर अहमद भुट्टा भी हमारे साथ होंगे, बट ऑल ऑफ दैट आफ्टर अ ब्रेक। टेक अ ब्रेक। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। हमें इस्लामाबाद स्टूडियोज में ज्वाइन किया नसीर अहमद भुट्टा साहब ने। नसीर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप आए इस प्रोग्राम में। आज पहली बारी आप तो नहीं आए, लेकिन यह है कि आपको बड़ी शॉर्ट नोटिस पे रिक्वेस्ट की गई थी। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस। नसीर साहब, आप सुन रहे थे जो मैं बात बता रहा था अपने नाजरीन को। हालत यह है कि ये मेसर्स अल इमाम एंटरप्राइजेस जो है, इसके आपको पता है कि रूए रवां कौन है? बता दें जी। मैं आपको बताता हूं। इनके रूए रवां वो हैं जो जून 2010 तक टीपा के चीफ इंजीनियर थे। उन्होंने निकलते ही ये कंपनी की सरबराही की। जनवरी में उन्होंने इनको ज्वाइन किया, फरवरी में ये ठेका इनको मिल गया करोड़ रुपए का, जिसमें इतनी यानी ग्रे एरियाज हैं। हमें तो बड़ी उम्मीदें हैं भुट्टा साहब इस हुकूमत से, फिर ये क्यों ऐसा हो रहा है, बार बार हो रहा है? मुबशर लुकमान, आपने एक तो पहले जो प्रोमो में गुफ्तगू की, उसमें ये 5 मिनट की जो बात थी, मैं तो खैर वकील हूँ, लेकिन आज आपने मुझे इंजीनियरिंग और ठेकेदारी भी समझा दी कि किस तरह ये प्रोसेसिंग होती है और किस तरह काम लिए जाते हैं, और फिर जो लोअर टेंडर होते हैं, लोअर टेंडर के बाद फिर हाई रेट्स जो हैं वो किस तरह अचीव किए जाते हैं, और फिर मैक्सिमम और मैक्सिमाइज किस तरह किया जाता है प्राइसेस को, और मैक्सिमम पैसे कमाने का जो धंधा है वो किस तरह किया जाता है। तो ये पूरा एक ठेकेदारी सिस्टम जो है उसके ऊपर आपने हाथ डाला है। लगता है आपको ठेकेदारों से खौफ नहीं है बिल्कुल, लेकिन आज ये बड़ी आपने दिलचस्प बात भी कर दी कि यहाँ पे एक कंपनी जिसका नाम अल इमाम एंटरप्राइजर है, वो अर्बन रीजनरेशन के हवाले से वो उसको ठेके दिए जा रहे हैं पंजाब हुकूमत के अंदर। तो मैं ये आपसे बात करना चाहूँगा कि ये अगर सपोजिंग अगर किसी किस्म का इस तरह का कोई एलिगेशन किसी कंपनी के ऊपर मौजूद है, तो वो एलिगेशन जो है वो तो कंपनी वाला जाने और कंपनी की का नाम जाने कि उसने किस तरह इसको रिमूव करना है। लेकिन चूंकि ये एक गुफ्तगू हो रही है टेलीविजन चैनल के ऊपर और इसमें कुछ ऐसी बातें हैं जिसका जवाब देना मैं मुनासिब समझता हूँ कि ख़ास तौर पे कि ये अल इमाम एंटरप्राइजर जिसका आपने नाम आज मुतारफ़ करवाया है लोगों को, मुझे तो मेरे पास तो इनका वकालतनामा नहीं है, ना मैं इनका ब्रीफ लेके आया हूँ, ना मुझे इस तरह की इंस्ट्रक्शंस हैं कि मैं आप अवामी नुमाइंदा तो है ना भुट्टा साहब? अगर फर्ज करें अवामी नुमाइंदा तो है ना, फर्ज करें मुझे मुबशर मुझे एक लम्हे के लिए सुन लें जी जी। अगर फर्ज करें इसने कुछ इस तरह की हैंकियां पैंकियां की हैं तो डिपार्टमेंट्स मौजूद हैं। और सबसे बड़ी बात जो आपने अपने प्रोमो में कही कि ऑलरेडी जो इनकंसिस्टेंसीज हैं और जो करॉबोरेशन और इनकरॉबोरेशंस हैं वो ऑलरेडी रिकॉर्ड के ऊपर आ चुकी हैं। तो ये मैं समझता हूं कि दिस शोज द ट्रांसपेरेंसी टू दिस एक्सटेंट कि अगर कोई बड़ी कंपनी जो या उसका बड़ा चीफ इंजीनियर रिटायर हुआ हो और वो अपने वसाइल और अपने असर और रसूख को इस्तेमाल कर रहा हो, तो अगेन देयर इज अ चेक एंड बैलेंस सिस्टम कि जो जिसने इस इनकंसिस्टेंसी को जो है वो मुतरशे किया है। और साथ ही साथ जो आपने कहा कि इसको और ठेके दिए जा रहे हैं, तो मैं आई एम एन एडवोकेट, मुझे याद है कि हम भी बहुत से केसेस कर रहे हैं जिसके अंदर पंजाब हुकूमत ने बहुत से ठेकेदारों को ब्लैक लिस्ट करके वहां पे एंटी करप्शन एस्टेब्लिशमेंट के सामने भेजा है और उनके खिलाफ पर्चे दर्ज हुए हैं, दे आर फेसिंग द प्रोसिक्यूशन। और साथ ही मैं चूंकि खुद MNA हूं और मेरे हल्के के अंदर भी इस वक्त बेशुमार जो तरक्याती प्रोजेक्ट शुरू हैं, उसमें सबसे बड़ा प्रोजेक्ट जो मेरे हल्के में इस वक्त मुकम्मल हुआ है उसका नाम मादरे मिल्लत रोड है। मादरे मिल्लत रोड का जो है 1 अरब 34 करोड़ का प्रोजेक्ट था,
जो यहाँ पे हमारी जो कंपनी है FWO, फेडरल वर्क्स फ्रंटियर वर्क्स ऑर्गेनाइजेशन, उसके जरिए इसका काम जो है वो तकमील पजीर हुआ है। और साथ ही साथ एक और प्रोजेक्ट जो है मेरे हल्के में चल रहा है, जिसको हम कच्चा जेल रोड का प्रोजेक्ट है, वो तकरीबन 29 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट है, जिसको रऊफ एंड कंपनी चला रही है। और इसी तरह पीको रोड का, शौकत अली रोड का प्रोजेक्ट है, वो रऊफ एंड कंपनी ने मुकम्मल किया है। और बेशुमार छोटे छोटे प्रोजेक्ट हमारे हल्के में, मैं अपने हल्के की बात कर रहा हूं, चल रहे हैं, जहां पे हमारे मुख्तलिफ ठेकेदार जो हैं वो हमें पता भी नहीं होता कि कौन से ठेकेदार हैं, कौन सा इनका नाम है। हम जाकर के इफ्तिताह करते हैं। मैं भुट्टा साहब, मेहरबानी आपकी, मैं आपको एक रिक्वेस्ट कर दूं, कि आपका तो मेहरबानी आप आ गए, लेकिन यू आर नॉट दी ओनली पर्सन जिसको आज जहमत देने की कोशिश की हमने। आपकी और भी लोगों को हमने बुलवाया था। मैं आपको चंद चीजें आपको बताता हूं, बिकॉज आपका एक लीगल बैकग्राउंड है और ऊपर से आप पार्लियामेंटेरियन भी हैं, और सबसे बढ़कर यह है कि आप अवाम के नुमाइंदे हैं। ये आपके ऊपर मैं समझता हूं सबसे बड़ा आपका एक क्रेडिट है, और जो कोई नहीं आपसे ले सकता। मैं आपको चंद चीजें बताना चाहता हूं और उसके थ्रू अपने नाजरीन को भी, और फिर आप मुझे कानूनी तौर पे जरूर उसका मशवरा दीजिएगा, क्योंकि बहरहाल मैं भी एक सिटीजन हूं और आप पार्लियामेंटेरियन हैं। हम आपसे गाइडलाइंस लेंगे। P&D की रिपोर्ट है मेरे पास, प्लानिंग एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट की रिपोर्ट है इस प्रोजेक्ट के ऊपर मेरे पास। सबसे पहले वो अपॉइंटमेंट के ऊपर, अलॉटमेंट के ऊपर क्या कहते हैं। उन्होंने कहा कि अकॉर्डिंग टू द कंसल्टेंट सिलेक्शन गाइडलाइंस CSG of P&D department, ADB and World Bank, single source selection is used only where सिंगल सोर्स सिलेक्शन यानी एक ही पार्टी की पार्टिसिपेशन अगर हो तो उसमें दिया जा सकता है उसको। अ नेचुरल कंटिन्यूएशन ऑफ प्रीवियस वर्क कैरिड आउट बाय देम। बी एन इमरजेंसी केस सच एज इन रिस्पॉन्स टू अ डिजास्टर, जैसे अगर फ्लड आ गया या अर्थक्वेक आ गया। सी when only one firm is qualified or has experience of exceptional worth for the assignment, यानी अगर आपने रैपिड मैस ट्रांजिट सिस्टम लाहौर में लगाना है तो दुनिया में सिर्फ 3 कंपनीज हैं जो लगाती हैं, उनमें से 2 आना ही नहीं चाहती, तो आपके पास ऑप्शन ही कोई नहीं है सिवाय उस तीसरे के पास जाने के लिए। तो वो तो एक समझ में आती है, लेकिन यहां पे अगर ऐसा हुआ तो फिर इसके ऊपर इंक्वायरी क्यों नहीं इनिशिएट होती, या होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? एब्सोल्युटली मुबशर लुकमान, ये आपने दुरुस्त बात कही कि जो काम मिलते हैं दैट शुड बी हैविंग अ कंपेटिटिव विजन, और जो कंपटीशन के अंदर काम मिलने चाहिए, खास तौर पे जो कंपनीज अवेलेबल हैं। आई डोंट थिंक एनी हाई टेक्नोलॉजी इज रिक्वायर्ड फॉर दिस वर्क। जो जिस चीज की आपने बात की है कि एक में सिंगल कंपेटिटर हो और उसको काम अलाट कर दिया जाए, नॉर्मली इस तरह की जो बेनिफिशियरी हैं इस तरह का तो नहीं होता। हमारे इस खास तौर पे पंजाब के अंदर जितने काम हुए हैं थ्रू कंपटीशन हुए हैं, और अगर कंपटीशन के अंदर कोई और फलसफा है जिसके तहत जो महकमा काम देता है उनको, ठेकेदारों को, क्योंकि ये तो मेरा सब्जेक्ट नहीं है, लेकिन मुझे जो जितनी समझ आई है, जिस तरह आपने बात की है बड़ी सराहत के साथ, आई अप्रिशिएट कि आपने इस तरह की एक पॉइंटेशन की है। और इस पॉइंटेशन के ऊपर डेफिनेटली अगर किसी ने यहाँ पे कोई किसी किस्म की इस तरह की कोई बात की है जिससे उसको नाजायज फायदे हुए हैं या नाजायज फायदा उठाने की कोशिश की गई है, तो आई थिंक दुनिया चैनल हैज कंट्रीब्यूटेड टुवर्ड्स दिस एंड दिस विल बी टेकन केयर ऑफ। और साथ ही मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि ये अगर इस तरह की रिपोर्ट आई है जिसमें इनकंसिस्टेंसी की बात आपने की है, तो ये बिल्कुल बात सामने आ चुकी है। देन भुट्टा साहब, ये एक थर्ड पार्टी रिपोर्ट है, ये एक थर्ड पार्टी रिपोर्ट है जो उस प्रोजेक्ट के बाद या कंसल्टेंसी के बाद एक्स्ट्रा करवाई गई थी और उसमें सारी चीजें आई। उसके ऊपर जो 2 चीजें हुई which I think we must talk about, और आप मुझे जरूर enlighten करें। This is a normal process. This is a wonderful, normal process। wonderful। अब प्रॉब्लम एक और है भुट्टा साहब, एक और चीज है भुट्टा साहब, मेरी एक अर्ज सुन, थर्ड पार्टी रिपोर्ट ली जाती है, मेरी एक अर्ज सुन ले, क्योंकि थर्ड पार्टी रिपोर्ट जब तक ना लें तो आई डोंट थिंक ट्रांसपेरेंसी कुड बी टेकन। प्रॉब्लम ये है भुट्टा साहब के थर्ड पार्टी रिपोर्ट 2010 में सबमिट हो गई, 2011 का जून शुरू हो गया और उसके ऊपर एक्शन नहीं हो रहा। तो मैं ये एज्यूम कर रहा हूं, और अल्लाह करे कि मैं गलत हूं, मुझे तो बड़ी खुशी होगी इस बात पे कि आप मुझे कोई भी कह दे कि हाँ मैं गलत हूं,
वो ये कि जनाब मैं ये समझ रहा हूं कि किसी का वेस्टेड इंटरेस्ट आ गया। एक छोटी सी वजह आपको बताता हूं, मेरे पास डिपार्टमेंट के भी आंसर्स हैं और मेरे पास P&D की भी ऑब्जेक्शंस है। P&D भी आपका इदारा है, पंजाब हुकूमत का इदारा है, और ये कोई नया इदारा नहीं है, बड़ा रिनाउंड और वेल इक्विप्ड इदारा है। जो टीपा ने कहा, उन्होंने कहा देयर इज नॉट अ सिंगल कंपनी एक्सेप्ट Al Imam Enterprises which responded to the advertisement of urban design consultant। यानी उन्होंने कहा कि इसके अलावा किसी कंपनी ने रिस्पॉन्ड ही नहीं किया था। तो उसके और उन्होंने कहा कि दे आर द लीडिंग प्रोफेशनल्स are both in urban design regeneration specialists and have worked on regeneration projects outside Pakistan। तो P&D ने आगे क्या लिखा, उन्होंने लिखा when TIPA didn't have any previous experience, TIPA को ही उन्होंने चैलेंज किया, of urban regeneration projects as stated by TIPA itself, then how can it justify its statement that there is not a single company in Pakistan except Messrs. Al Imam Enterprises। फिर उन्होंने कहा कि कंसल्टेंट सिलेक्शन गाइडलाइंस जो हैं वो स्टिपुलेट करती हैं कि कंसल्टेंट्स का कम से कम एक सिग्निफिकेंट नंबर का एक्सपर्टीज हो, जो मिनिमम 5 से 10 प्रोजेक्ट्स, ऑन गोइंग प्रोजेक्ट्स जो हैं या कंप्लीटेड प्रोजेक्ट्स जो हैं वो होने चाहिए। और उनका प्रोजेक्ट एट्रीब्यूटेड टू मिस्टर अहमद मुख्तार, जो एक डायरेक्टर है उस कंपनी में, उन्होंने जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अपने शो किए, उनकी स्किल्स की एज एक्सपर्टीज इन फैक्ट अ डिजाइन थीसिस फॉर द अवार्ड ऑफ मास्टर्स डिग्री एंड इट डज नॉट क्वालिफाई एज अ प्रोजेक्ट। और उसके बाद उन्होंने मिस आमना अहमद को भी मिस कहा कि ये इनको भी मिस कोट किया गया है कि एज अ रीजनरेशन एंड एक्सपर्ट इन जकार्ता, जो कि उन्होंने कहा कि यह सही नहीं है। यानी इतनी चीजें हो रही हैं। जब मैं ब्रेक से आऊंगा तो मैं आपसे चाहूंगा कि आप मुझे भी बताएं, कानूनी मशवरा दें, और आप क्योंकि पार्लियामेंटेरियन हैं तो आप ज्यादा बेहतर मुझसे समझते हैं कि इन चीजों को अगर हम करप्शन नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे। एक ब्रेक के बाद वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। भुट्टा साहब, जब मेरे पास एक डॉक्यूमेंट है, पता नहीं ये कैमरे पे आपको नजर आ रही है कि नहीं, ये एक्चुअल इवेल्युएशन रिपोर्ट है जो खुद पंजाब गवर्नमेंट के इदारों ने की थी, और ये 1.5 साल पहले की बात है, अभी की बात नहीं है। और उसमें उन्होंने कंपैरिजंस दिए हैं कि जो काम 5 करोड़ 55 लाख में उन्होंने किया है, यानी होना चाहिए था 5 करोड़ 55 लाख का, ये खुद पंजाब हुकूमत कह रही है, ये मेरा असेसमेंट नहीं है या मेरा एस्टिमेट नहीं है, तो वो 254 मिलियंस में हुआ, और उसको रेस करके उसको मजीद ले गए हैं 433 मिलियंस तक। और ये पूरी उसमें प्रोक्योरमेंट में, उसके डिज़ाइन में, उसके स्ट्रक्चर में, उसकी इम्प्लीमेंटेशन में ये एनॉमलीज हैं। ये ऐसा क्यों होता है? मुबशर, ये मेरा ख्याल है पहले तो आप लोग बात कर रहे थे प्री क्वालिफिकेशन की अबाउट अ पर्टिकुलर कंट्रैक्टर और अ कंपनी और अ फर्म व्हिच इज सपोज्ड टू बी रजिस्टर्ड, जिसमें प्री क्वालिफिकेशन जो डिपार्टमेंट्स हैं, बड़े बड़े जो प्रोजेक्ट्स हैं, वो लेते हैं कि किन लोगों को हमने पार्टिसिपेट करवाना है, हु आर एलिजिबल, किन के पास कितने कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, किन के पास कितने इंजीनियर्स हैं, कंसल्टेंट्स हैं, सो फार एंड सो ऑन। लॉट ऑफ निटी ग्रिटी इज नीडेड इन गेटिंग अ रजिस्ट्रेशन ऑफ अ फर्म, जिसको अच्छे काम मिलने होते हैं। अगर किसी ने कोई आके मेरे हल्के में गली बनानी है, कोई पीसीसी बनानी है, तो प्रॉब्ली उसके लिए तो कोई शायद इतना ज्यादा रिक्वायरमेंट नहीं होती। उसमें तो ठेकेदार जाते हैं, जाके दे गेट themselves registered either in the town or in the district council or in the PWD or whatever they like। लेकिन ये जो बड़े काम है खास तौर पे, इसके अंदर तो जाहिर है एक टेक्निकल नो हाउ होता है, इंजीनियरिंग इन्वॉल्व होती है, हाई टेक्निक इन्वॉल्व होती हैं। और अभी जो आपने एक रिसर्च वर्क यहाँ पे पेश किया खास तौर पे इन टेक्निकलिटीज के हवाले से, और अभी जो आप गुफ्तगू कर रहे थे, दिस इज आई बिलीव ये बड़ी आपकी करेक्ट इंफॉर्मेशन है, और दिस इज हैविंग थीसिस, और इसके ऊपर तो बिल्कुल एक थीसिस लिखना पड़ेगा कि इन व्हाट वे वी आर सपोज टू सिंगल आउट दोज पीपल जो अब भी सिस्टम के अंदर रह कर के भी एक जगह पे किसी ना किसी जगह पे घाव लगा के बैठे हुए हैं, और वो फंड्स के अंदर जो जनरेशन है उनकी एक महारत है। और अभी जो आपने बात की, ये बड़ी खुशाइंद बात है कि पंजाब हुकूमत के अंदर खास तौर पे जहां पे भी अगर कोई ऐसा अंसर मौजूद है जहां पे कोई गड़बड़ का शायबा तक है, तो वो भी अनर्थ हो जाता है, वो छुपा हुआ नहीं रह सकता। जिस तरह बड़े बड़े स्कैम छुप जाते हैं बाज हुकूमतों के अंदर, आज अल्लाह का शुक्र है कि यहां पे पंजाब के अंदर इतना टहका और इतना खौफ है मैनेजमेंट का कि वो लोग जो इस तरह की हरकतें करते हैं, अल्टीमेटली उनको जो कानून है वो भी हरकत में आता है और वो उनको ग्रिप करता है। और इसी तरह
महकमाना जो कार्रवाइयां होती हैं, महकमाना कार्रवाइयां के अंदर एक जो सिस्टम है, उस सिस्टम के अंदर मैं समझता हूं कि पेचीदगियां और कॉम्प्लिकेशंस तो जरूर होंगी, और उस वजह से कुछ जो लोग हैं, जो पैसे बनाने वाले लोग हैं, फायदा भी उठा रहे होंगे। बट एट द एंड ऑफ द डे इतनी ट्रांसपेरेंसी, प्रॉब्लम ये है भुट्टा साहब, प्रॉब्लम ये है, मैं आपको एक अर्ज करता हूं, प्रॉब्लम क्या है, क्योंकि मैं टैक्स पेयर भी हूं और आप भी टैक्स पेयर हैं, तो हम दोनों को ज्यादा तकलीफ होगी बनिस्बत उस शख्स के जो टैक्स पेयर नहीं है। मेरे पास वो रिपोर्ट्स भी हैं जो इन्होंने सब्सीक्वेंट ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द कंसल्टेंसी गवर्नमेंट को प्रोवाइड करनी थी। और पता है जिस रिपोर्ट के 2.5 करोड़ रुपया पे किया गया भुट्टा साहब, अगर आप चाहेंगे तो मैं आपको कॉपीज इस्लामाबाद भिजवा दूंगा, उसमें 80% रिपोर्ट जो है वो इनिशियल TOR से कॉपी की हुई है और बाकी रिप्रोड्यूस की हुई है, उसमें कोई ओरिजिनल चीज नहीं है। क्या हम लोग इन चीजों के करोड़ों रुपया दे रहे हैं? अगर आप मुबशर, अगर आप जाए ना इन ये चीजों के अंदर, तो आप खास तौर पे देखें कंसल्टेंसी फी कितनी होती है, इनकी नेस्पाक की कितनी कंसल्टेंसी फी होती 3%, है, नेस्पाक मैक्सिमम 3% ले रहा है भुट्टा साहब, और इसको 5 to 7% मिल रही है। को हाथ लगाते हैं कि इस तरह जो नेशनल एक्सचेकर है कंसल्टेंसी फी के ऊपर जाता है, लेकिन दिस इज अगेन अ टेक्निकल थिंग। Perhaps I, being an advocate, will not be able to defy that नहीं, but situation. you are माशाल्लाह very sensible person as well. आप बड़े ज़हीन आदमी भी हैं, और आपको पता है कि मैं जो पॉइंट आउट कर रहा हूं वो जो है बड़ी सीरियस इरेगुलरिटी है, और अगर इस पे एक्शन नहीं होता तो फिर मेरे जैसे और आप जैसे लोग ये कहने पे या उंगली उठाने पे मजबूर होंगे यहाँ पे करप्शन हो रही है। नहीं, ये आप तवक्को ही ना रखें कि एक्शन नहीं होगा, बल्कि ये खास तौर पे जो आपकी रिपोर्ट्स होती हैं उसके ऊपर एक्शन भी होता है, उनको बड़ा सीरियसली लिया जाता है। और खास तौर पे ये जो महकमाना इरेगुलरिटीज हैं और टेक्निकल जो फ्लॉज हैं जिसके अंदर जिसकी वजह से कुछ लोग जो हैं वो फायदा उठाते हैं, तो आई डोंट थिंक वी आर सपोज टू हैव। ये मुझे बताएं भुट्टा साहब, नवाए वक्त, डॉन, नेशन, ये इन सारों ने जितने आपके लीडिंग अखबारात हैं, इन्होंने उसके ऊपर बड़ी डिटेल में तफसील में लिखा कि इसमें घपले हो रहे हैं, खुर्द-बुर्द हो रही है, और ये 1.5 साल पहले की बात है, अभी तक एक्शन नहीं हुआ, तो मैं कब उम्मीद करूंगा कि एक्शन होगा? आई थिंक एक्शन इज सपोज टू बी क्विक। बिल्कुल दुरुस्त बात आपने की है। अब आ जाते हैं जी थोड़ी सी एक और जगह पे, मैं आपको लेके जाना चाहता हूं, क्योंकि आपने कहा कि ये आपकी एक्सपर्टीज नहीं है, तो लेट्स शिफ्ट फ्रॉम हियर। आपसे मैं, अगर आप इजाजत दें, तो कुछ मैं सियासी सवालात पूछ लूं, इकोनॉमिक्स रिलेटेड। आ जाए। मैं आपको पहले एक पढ़ के बता देता हूं कि मियां शहबाज शरीफ का कहना है कि हमने अज़म किया है कि आज के बाद कोई गैर मुल्की इमदाद कबूल नहीं करेंगे। हुकूमत पंजाब पर गैर मुल्की कर्जों का बोझ तकरीबन 391 अरब रुपए है, जो कि सूबे के सारे अंदरूनी और बैरूनी कर्जों की मालियत 485 बिलियन रुपए है, यानी वो 80% हो गया आपका। और अगर पंजाब वाकई कर्जों को मुस्तरद कर देगा और गैर मुल्की कशकोल का इमदाद का कशकोल तोड़ देगा, तो सेहत और तालीम जैसे बुनियादी शोबों से बिल्कुल ही महरूम होना पड़ेगा। अभी भी जब चीफ मिनिस्टर ने यह कहा, उसके बावजूद पंजाब हुकूमत के 45 अरब रुपए के फॉरेन ग्रांट के प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं। तो मुझे ये बताएं कि ये ड्यूल पॉलिसी है, पॉलिटिकल स्टेटमेंट है, अखबारों में कवरेज लेने की बात थी, कैसे आप खत्म करेंगे इन प्रोजेक्ट्स को या गैर मुल्की इमदाद को? मुबशर, आई थिंक आप मेरे साथ होंगे इस बात पे, और इस बात से कोई बंदा इनकार नहीं कर सकता कि जो कर्जों ने हमारा हाल किया है। अभी आपने बताया कि 45 अरब रुपए के कुछ ऐसे प्रोजेक्ट चल रहे हैं जो अभी पंजाब के अंदर, जिनसे ओहदा बरा हमें होना है और इनसे हमने जान छुड़ानी है। मुझे ये बताएं कि कर्जा जो है, ये बेशक कर्जा हसना क्यों ना हो, खुदा की कसम कर्जों से बाकायदा जान छुड़ानी चाहिए। ये बहुत बड़ी लानत है कर्जे। ये अगर आप कहें कि ये हमने कोई अखबारी खबर लगवाने के लिए ये बात की है या हमने कोई शय सुर्खियां बनवाने के लिए ये बात की है, तो मैं ये बात भी कबूल करने को तैयार हूं, लेकिन ये बात बहुत अहम है कि हम कर्जों से जान छुड़ाएं, और इसके लिए एक विल पावर चाहिए, इसके लिए कमिटमेंट चाहिए, डेडिकेशन की चाहिए। और इसके लिए सबसे पहला काम जो होगा वो ये होगा कि हम अपने ऊपर इसको इंप्लीमेंट करें, जिसकी इंप्लीमेंटेशन का इजहार जो है वो पंजाब गवर्नमेंट ने किया है।
जिस इम्प्लीमेंटेशन का इजहार जो है वो वजीर आला सेक्रेटेरिएट में भी हुआ है, और जहां तक वो पेंडिंग लोन्स का ताल्लुक है और जिनके ऊपर काम जारी है, ऑफ कोर्स वो जो आपकी सिक्स सेंस है वो तो यही है और हमारी भी सिक्स सेंस यही है। अगर हमने इतनी जल्दी करप्शन पे और कर्जों पे भुट्टर साहब काबू पाना है और उसको तोड़ना और अपने पैरों पे खड़ा होना है, तो 2008 में जो रिपोर्ट आई मियां हमजा शहबाज शरीफ के खिलाफ और उनकी अलेज करप्शन के खिलाफ कि उन्होंने अपने घर को गैस पहुंचाने के लिए डूंगा गली में 750 मिलियन की 28 किलोमीटर तक गैस पाइपलाइन बिछाई, जिसे मरी उसके मुल्हका जितने गांव थे वो सारे के सारे गैस से महरूम हो गए। तो अभी तक मियां हमजा शहबाज शरीफ के ऊपर क्यों एक्शन नहीं लिया गया? इसीलिए नहीं लिया गया क्योंकि वज़ीर आला पंजाब के साहबजादे हैं। मुबशर, ये गैस का जो प्रोजेक्ट है ये तो फेडरल गवर्नमेंट का है, और साथ ही मैं आपको बताऊं कि जहां हम लोग जैसे अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में होते हैं तो खा कितना भी फॉर्दर एरिया हो या डिस्टेंटली सिचुएटेड हमारा गांव हो, तो ये हमारी ख्वाहिश होती है, कॉन्स्टिट्यूएंसी की ख्वाहिश होती है कि वहां पे जो बुनियादी सहूलत है वो मिले। अलग बात है ये कि जहां पे गैस निकलती है वहां पे गैस नहीं मिलती, लेकिन जहां पे गैस दूर दराज भी अगर बिल्कुल ठीक है। तो भुट्टर साहब, मैं आपको जरा पंजाब के स्कूल दिखाता हूं थोड़े से, अगर आप देखना चाहें तो मैं आपको दिखाता हूं कि क्या हो रहा है यहां पे। वॉच नाउ, ये पंजाब के स्कूलों का हाल है। कईयों में तो दीवारें हैं, कईयों में नहीं है, कईयों में छतें नहीं हैं, कईयों में पानी नहीं है पीने का, निसाब की किताबें नहीं हैं और पंखा नहीं है, बिजली नहीं है, जाली नहीं है। हम करोड़ों अरबों रुपए के और ये बाय द वे मुर्गी खाना था, दड़बा था जिसके अंदर बच्चों को बिठाया हुआ है, और सो कॉल्ड एक पंजाब का स्कूल चल रहा है और सरकारी यूनिफॉर्म आप देख लें पहना हुआ उन्होंने, कि ये मैं खुद से ले जाके उनको नहीं बिठाया, और अरबों खरबों रुपए के ये मट्टी के ढेर। आप ये देखें, मुर्गियां हैं वहां पे, अंडे दे रही हैं, उसके सब्जियां पड़ी हुई हैं वहां पे, स्कूल अंदर पोल्ट्री फार्म के अंदर बने हुए हैं। क्या अरबों रुपया जो हमने दाने स्कूलों पे लगाना था, सिर्फ हमने 450 या 4000 स्टूडेंट्स के लिए वो लगाना था, लेकिन जबकि 1 करोड़ 28 लाख बच्चे दड़बों के अंदर बैठे हुए हैं। भुट्टर साहब, इसकी कोई गुंजाइश है? मुबशर, ये मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं, आपने इस इशू को सेंसिटाइज किया है। खास तौर पे स्कूलों की जो हालत है उनको, जाहिर है एक दम से तो खैर मैं नहीं कहता कि ये हल हो जाएगी, लेकिन इसमें हमारी पब्लिक पार्टिसिपेशन जो है वो दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। आई टेल यू वेरी फ्रैंकली, अभी आपने दानिश स्कूल की बात की, तो मैं दानिश स्कूल की हवाले से जो मुझे समझ आई है, जो फिलॉसफी इसके पीछे है, वो अगर आप उसके 5 मिनट के लिए अगर आप उस चीजों को देख लें तो देन यू विल आल्सो अंडरस्टैंड। जी, मैंने देखा है। भुट्टर साहब, मैं आता हूं एक ब्रेक के बाद, छोटी सी एक ब्रेक के बाद आता हूं, फिर मैं आपसे बात करता हूं इस पे। टेक अ ब्रेक। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। भुट्टर साहब, मुझे सिर्फ ये बताएं कि जहां पे इतनी यानी ऑब्जेक्शंस हों, इतनी चीजें हों, वहां पे अगर इंक्वायरीज ना हो तो उससे क्या मैं समझूंगा, यह एक आम इंसान क्या समझेगा? बशर, मैं पहली बात जो कर रहा था दानिश स्कूल के हवाले से, जो आपका नुक्ता एतराज था, मैं थोड़ा सा कंप्लीट कर लूं एक लम्हे में। मेरे पास 1 मिनट है बस। आपको उसके हवाले से मैं ये आपको बताना चाह रहा था कि ये एक विजनरी प्रोग्राम है मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब का, और इसके ऊपर बड़ी तेजी के साथ इम्प्लीमेंटेशन हो रही है, और खास तौर पे उन लोगों की जो लोग बेकस हैं, बेसहारा हैं, मजबूर हैं, परेशान हैं, गरीब हैं, जो अपने बच्चों को तालीम नहीं दे सकते, आला तालीम नहीं दिलवा सकते, चले ठीक है, भी नहीं सकते। बड़ी अच्छी बात है अपना भुट्टर साहब। प्रॉब्लम यह है कि अगर उन्होंने 4000 या 3000 बच्चों के लिए इदारा खोला है, और जबकि 1 करोड़ और 22 लाख बच्चा पोल्ट्रियों में या दड़बों में या बकरों के साथ बैठ के या डेयरी फार्म्स के अंदर अगर वहां पे तालीम हासिल कर रहा है, तो वजीर आला के विजन पे मुझे बड़ा सीरियस एतराज है। पर मैं आपको कुछ नहीं कहूंगा क्योंकि आपने बड़ी मेहरबानी की, आप हमारे प्रोग्राम में आए, आप हमारे प्रोग्राम में आए, आपकी मेहरबानी है। एक जाविया है जी, ठीक है, ये आपकी थैंक यू सर। एक जाविया है। ये नसीर अहमद भुट्टा साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आपका इसलिए शुक्रिया अदा कर रहा हूं क्योंकि परवेज मलिक, शेख रोहेल असगर, डॉक्टर सईद अलाई, फरहत ईबा और मियां मरगूब अहमद नहीं आए, आप आए, आपकी बड़ी मेहरबानी। मैं ये समझूंगा कि 2010 में फाइल होने वाली रिपोर्ट, अगर जून 2011 में इसके ऊपर वजीर आला पंजाब ने एक्शन नहीं लिया
तो क्योंकि ना सिर्फ वो वज़ीर आला हैं बल्कि CNW मिनिस्ट्री भी गालिबन उन्हीं के पास है, कम्युनिकेशन एंड वर्क्स की, तो इसमें यकीनन कोई ना कोई ऐसी चीज़ है जिसमें वज़ीर आला को ज़ाती दिलचस्पी है। फिर मैं और आप बैठ के यहीं पे एक और प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे कि वो नाअहली है, बैड गवर्नेंस है, या कोई सम एलिमेंट ऑफ करप्शन है। लेकिन अगले चंद दिनों में एक प्रोग्राम मैं आपके पास लेके आऊँगा और आपको बताऊँगा एविडेंस के साथ कि मियाँ हमज़ा शहबाज शरीफ का नाम किंग ऑफ पोल्ट्री क्यों लिया जा रहा है आजकल, और पोल्ट्री की कीमतें क्यों ज़्यादा हो गई हैं। ऑल ऑफ दैट द नेक्स्ट टाइम, अंटिल टुमारो, अल्लाह हाफ़िज़।